हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द क्लास। आई थिंक सारे त्यौहार बहुत अच्छे से मन गए होंगे आपके, है ना। अब हम वापस आ जाते हैं। वी वर डिस्कसिंग द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द ज्योग्राफी, रिसोर्सेज, दैट आर द इम्पोर्टेंस एंड द यूजेस ऑफ द रिसोर्सेज। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं एक्चुअली, है ना। तो जितनी भी चीज़ें जो हमारे यूज़ के लिए होती हैं, नेचर में जो भी चीज़ें पाई जाती हैं विच आर यूजफुल फॉर द ह्यूमन बींग्स एंड विच आर कंज्यूमेबल, दोज आर नोन एज रिसोर्सेज। ठीक है, हमने इसमें देखा था। अच्छा, पहले बात मेरी ये ध्यान से सुनो, मैंने पहले भी कहा था कि जिन बच्चों के पास बुक्स हैं और जो असल में पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ते हैं, तो उनको यही करना है कि पहले वीडियो देखनी है मेरी। मैं जो भी बात समझा रही हूँ, जहाँ तक समझा रही हूँ उतना आपको रीड करना है बुक में। देन ओनली यू विल गेट द चैप्टर। आपको तभी समझ आएगा चैप्टर जब आप ये करोगे। अगर आप ये सोचोगे कि आप सिर्फ बुक पढ़ लो तो भी आपको आधी से बात समझ नहीं आने वाली, और अगर आप ये सोचो कि हम सिर्फ वीडियोस देख लेंगे और हो जाएगा, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो दोनों ही केस में आपको पूरी तरह से चैप्टर समझ नहीं आएगा। जो बच्चे सिर्फ कॉपी करने का काम कर रहे हैं उनका तो कुछ नहीं कर सकते, बट जो एक्चुअल पढ़ना चाहते हैं तो वो ध्यान से सुनो। जितना वीडियो सुनते हो उसके बाद अपने आप से रीडिंग भी लगाओ, और अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो यू ऑल हैव माई फ़ोन नंबर, यू कैन कॉल और मैसेज मी। फाइन। तो हम क्या देख रहे थे इस चैप्टर में? हमने देखा था कि रिसोर्सेज हमने देखे थे, बहुत सारे अलग अलग तरीके के होते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये रिसोर्सेज हम अभी से यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमेशा से, क्योंकि रिसोर्सेज तो हैं ही इसीलिए ताकि हम उनको कंज्यूम करें, हम उनको यूज़ करें। ठीक है ना। तो जब स्टार्टिंग में अर्ली मैन जो था वो नेचुरल चीज़ें यूज़ करता था। पानी हो जाता था उसके पास, धूप थी उसके पास, सनलाइट थी और एयर थी। ठीक है, उसको इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं था। लेकिन फिर धीरे धीरे उसने आग जलाना सीखा और भी बहुत सारी चीज़ें करना सीखी, व्हील बना लिया। तो जैसे जैसे हमारी डिस्कवरीज बढ़ती गई, तब वैसे वैसे लाइफ तो कंफर्टेबल हो गई, बट रिसोर्सेज का जो कंजम्पशन है, रिसोर्सेज को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे, और फिर धीरे 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 और आदतें पड़ती गई, है ना। हमें फैसिलिटेड लाइफ, मतलब हमें कंफर्टेबल लाइफ की आदत पड़ गई। पहले का इंसान पैदल चलता था, आजकल कोई हमें बोल दे कि पड़ोस तक चले जाओ तो भी हमें स्कूटी चाहिए पड़ती है, बाइक चाहिए पड़ती है या कार, है ना। तो हम नहीं चल सकते पैदल, हमारे को उस चीज़ की आदत ख़त्म हो गई है। इसी तरीके से पहले लाइट नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज हम एसी और कूलर के बगैर नहीं रह सकते, आदत पड़ गई है बॉडी को। ठीक है, तो ये लाइफ स्टाइल है। तो कहने का मतलब, जब जैसे जैसे हमने डेवलपमेंट किया ह्यूमन ने, है ना, वैसे वैसे उसकी नीड्स बढ़ गई और उसको कंफर्टेबल लाइफ की आदत होती गई। तो वो कहाँ से आया वो कंफर्ट? उसने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करता गया और फिर एक ऐसा लेवल आने लग गया जब वो ओवर यूज़ करने लगा। और जब ओवर यूज़ होने लगता है चीज़ का तो फिर नेचर गड़बड़ होने लग जाता है, और वही हो रहा है आजकल। ठीक है, तो जब ज़्यादा ओवर यूज़ होगा तो क्या होगा? वो रिसोर्सेज ख़त्म होने लग जाएंगे। अब कुछ रिसोर्सेज तो ऐसे होते हैं जिनको आप जितना मर्जी यूज़ करो कभी ख़त्म नहीं होने वाले, जैसे सनलाइट कर लो भाई, रोज़ ही सूरज उगना है, हमेशा से होगा, सूरज की रोशनी में कोई कमी नहीं आने वाली, तो ये तो कितना भी यूज़ कर लो। ठीक है, एयर यूज़ कर लो जितनी मर्जी, कभी कम नहीं होती। बट वाटर तो यूज़ हमेशा आप कर सकते हो, वाटर यूज़ बहुत है, बट अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करोगे, उसको बिल्कुल कंटेमिनेटेड कर दोगे तो क्या करोगे? जो सी में, ओशियंस में जो पानी है वो तो पीने लायक है नहीं। देखो, वाटर तो बहुत है ना। मेरे ख्याल से 70% ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड विथ वाटर। लैंड तो 30% ही है सिर्फ, और लैंड पर ही हम रहते हैं, घर बनाते हैं, जितने भी इंसान के काम चलते हैं वो लैंड पे चलते हैं। दैट इज़ ओनली 30%, और 70% ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड विथ वाटर। लेकिन पूरा का पूरा पानी जो कंजम्पशन के लायक नहीं है, तो वो पानी तो यूज़लेस है, वो तो नेचुरल प्रोसेस है सिर्फ उसका कि वाटर को वो बैलेंस करके रखता है। लेकिन हमारा जो कंज्यूमेबल वाटर है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, वो तो इतना ज़्यादा नहीं है, वो तो लिमिटेड अमाउंट में है। तो इसीलिए वो ऐसा नहीं है कि आप उसको कितना भी यूज़ करो वो ख़त्म नहीं होगा, सनलाइट की तरह या एयर की तरह। भाई, पानी को तो समझ के ही यूज़ करना पड़ेगा। और इसीलिए कभी आपने सुना है कि सनलाइट की स्कार्सिटी हो रही है, सनलाइट की कमी हो गई अमेरिका में, या फिर किसी राजस्थान के किसी गांव में सनलाइट की कमी हो गई? कभी नहीं सुना। लेकिन पानी की कमी होती है ना। तो कहने का मतलब ये है कि पानी जो है वो इतना नहीं है कि आप उसको कितना मर्जी भी यूज़ कर लो। ठीक, तो हम देखते थे कि भाई जैसे जैसे हमारे इंसान की लाइफ को उसने कंफर्टेबल बनाया, उसकी नीड्स बढ़ी, उसने अलग अलग डिस्कवरीज कर ली,
तो क्या होता गया, नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज़ करने लगा, और ओवर यूज़ जब होता है तो चीज़ें खराब होने लग जाती हैं, इन्वायरमेंट इम्बैलेंस होने लग गया। ठीक है, वो कैसे इम्बैलेंस हुआ, उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, ये सब अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर हम कह रहे हैं वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज। वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है? वैल्यू ऑफ रिसोर्स का मतलब वही, अगर कोई चीज़ लिमिटेड अमाउंट में है तो वो महंगी मिलेगी, लेकिन अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है तो वो सस्ती मिलेगी। अब सनलाइट की तो कोई कॉस्ट नहीं होती, कोई आप सनलाइट के लिए कॉस्ट देते हो क्योंकि वो तो हमेशा है, तो वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। पानी का आप थोड़ा सा बिल देते हो, क्यों? क्योंकि पानी इतना नहीं है सनलाइट की तरह। लेकिन पेट्रोल तो और भी महंगा है, क्योंकि वो तो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में है। ठीक है, लिमिटेड अमाउंट में है, और वो भी कहाँ, कहीं कहीं मिलता है, हर जगह नहीं मिलता। ठीक है, आपने सुना होगा जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं, वेस्ट एशिया, अरब वगैरह हैं, वहाँ पर तो पेट्रोल के और तेल के कुएँ होते हैं, तो वहाँ पे सस्ता है। लेकिन इंडिया है, बाकी देश हैं, वहाँ पर तो कुएँ नहीं है ना पेट्रोल के, तो यहाँ पे महंगा है। तो आप देख रहे हो, जितना ज़्यादा अवेलेबल रिसोर्स होगा उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी, और जितना लिमिटेड अमाउंट होगा किस रिसोर्स का उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। एयर और सनलाइट का हम कोई बिल नहीं चुकाते, क्योंकि ये तो इनॉर्मस अमाउंट में है। इनॉर्मस अमाउंट मतलब बहुत ज़्यादा है, इसको तो आप यूज़ करते जाओ, कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन वाटर लिमिटेड अमाउंट में है, और पेट्रोल हुआ या फिर कोल हुआ, ये तो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में है। ठीक है, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में है, तो ये और भी महंगे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज। क्यों? जैसे जैसे अवेलेबिलिटी कम हो गई वैसे वैसे उसकी वैल्यू बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ गई। ठीक है, ओके। अब हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में हमने 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज शायद देखे थे। फर्स्ट वाज नेचुरल रिसोर्सेज। तो हमने क्या पढ़ लिया इसमें? रिसोर्सेज क्या होते हैं? ठीक है, वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज क्या होती है, और थर्ड वन इज टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है ना? और हमने इसमें क्या पढ़ा था? 3 टाइप्स पढ़े थे, नेचुरल, ह्यूमन मेड, और थर्ड वन था खुद ह्यूमन। ह्यूमन भी एक रिसोर्स है, वाओ, देखें जरा, तो ये भी आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम जो डिस्कस कर रहे हैं, इट इज़ नेचुरल रिसोर्स। अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अलग अलग टाइप से होते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज को अलग अलग तरीके से किस तरह से डिवाइड किया गया है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट डिवीज़न जो है वो है इसके डेवलपमेंट पे। नेचुरल रिसोर्सेज में जो फर्स्ट है वो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट। कैसे? इसमें 2 टाइप के बताए गए हैं। पहला है एक्चुअल, और दूसरा होता है अरे क्या नाम था उसका, पोटेंशियल। एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स। ठीक है, अब एक्चुअल रिसोर्सेज और पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या? एक्चुअल रिसोर्सेज वो जो अभी हम प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं, और पोटेंशियल रिसोर्सेज वो जो हमने कुछ कुछ चीज़ों को संभाल के रख रखा है और हमें ऐसा लगता है कि भाई फ्यूचर में उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। देखो, पेट्रोल हुआ, कोल हुआ, है ना, नेचुरल गैस, अभी आप देखते हो सीएनजी से गाड़ियाँ चलती हैं, सीएनजी सुना होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये सारे रिसोर्सेज हैं जो अभी हम प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या कहेंगे? एक्चुअल रिसोर्सेज। लेकिन अभी कुछ ऐसे हैं रिसोर्सेज जो हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे, अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। अभी जैसे आपने विंड मिल्स वगैरह देखे हैं, विंड मिल देखी होगी जिससे बिजली बनती है। ठीक है, गांव वगैरह में और बाहर जो आप थोड़ा सा हाईवे पे जाओगे तो वहाँ पर कई जगह पर होते हैं ये। तो बहुत साल पहले
जब बिजली की कमी नहीं हुआ करती थी तब ये विंड मिल्स कहीं यूज़ नहीं होती थी। अभी विंड मिल्स इतनी सारी किसी ढेर सारी विंड मिल्स बना देते हैं किसी जगह पर, उसको हम विंड मिल स्टेशन भी कहते हैं। तो विंड मिल स्टेशन से क्या होता है, उस जगह से बिजली बनती है, ठीक है। मतलब एयर का हम कुछ ऐसा यूज़ करते हैं, वो पूरा प्रोसेस आप कभी आगे पढ़ोगे इंजीनियरिंग वगैरह में, तो उसमें क्या होता है कि एयर की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये विंड मिल स्टेशंस पहले नहीं हुआ करते थे, लेकिन साइंटिस्ट को तब कहीं पता था कि आगे आने वाले समय में अगर बिजली की कमी होती है, अगर इलेक्ट्रिसिटी की कमी होती है, तो ये विंड मिल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काम आएंगी। तो उस वक्त उसको संभाल के रख लिया था, उस वक्त वो पोटेंशियल रिसोर्स की तरह रखा हुआ था। जब बिजली की कमी हुई तो आज हम उसको यूज़ करते हैं, तो अभी वो क्या हो गया, एक्चुअल रिसोर्स हो गया। तो एक्चुअल रिसोर्स क्या होते हैं, वो रिसोर्सेज जिनको हम प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि अपना कोल, पेट्रोलियम, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या विंड मिल स्टेशंस, ठीक है, ओके। और कुछ होते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब आजकल कौन से पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं, अभी लद्दाख में कुछ यूरेनियम के रिजर्व्स मिले हैं, बहुत यूरेनियम है वहाँ पर। तो अभी साइंटिस्ट ये सोच रहे हैं कि फ्यूचर में हम इसको कुछ ना कुछ यूज़ कर सकते हैं, तो उसको अभी पोटेंशियल रिसोर्स की तरह रखा हुआ है संभाल के, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज में सबसे पहले तो उनके डेवलपमेंट के बेसिस पे हमने क्या देखा, रिसोर्सेज विल बी ऑफ टू टाइप, एक्चुअल रिसोर्सेज विच वी आर यूजिंग एट प्रेजेंट, एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज विच वी विल यूज इन द फ्यूचर, ओके। तो अब ये आपको समझ आया। अभी सेकंड पार्ट है, सेकंड एक और होता है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है कि वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, उनकी स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, वो कहाँ से आए हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर इन ओरिजिन दे आर ऑफ टू टाइप्स अगेन। ये कौन कौन से होते हैं, बायोटिक, और सेकेंड वन इज एबायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है, बायो वर्ड से बना है ये, बायोटिक का मतलब होता है कि ये लिविंग बीइंग्स से मिलते हैं हमको। ओरिजिनेट किससे होते हैं, ये लिविंग बीइंग से। और एबायोटिक जो होते हैं वो नॉन लिविंग बीइंग से। ठीक है, अब देखो, ऑल रिसोर्सेज वी आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बायोटिक रिसोर्सेज। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं हमको या लिविंग बीइंग से मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं, बायोटिक, और जो नॉन लिविंग बीइंग से मिलते हैं वो एबायोटिक। अब जो ये बायोटिक वाले होते हैं वो क्या हैं, प्लांट्स वगैरह हैं और एनिमल्स, है ना। तो प्लांट से हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं, प्लांट्स क्या रिसोर्सेज हैं, बायोटिक रिसोर्सेज हैं, प्लांट्स हैं। क्यों, क्योंकि हमें सारे टाइप के फ्रूट्स, हमारी क्रॉप, सारे सीरियल्स सब कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, है ना। क्रॉप्स हम उगाते हैं, तो वो जो प्लांट्स हो गए वो कैसे, वो क्या है, बायोटिक रिसोर्सेज हैं, ठीक है। और अच्छा, और इसके अलावा एनिमल्स में जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं उनको मीट मिलता है ना। उसके अलावा उनसे कुछ ऑयल्स भी मिलते हैं हमको, जो कि दवाइयों में भी यूज़ होते हैं, कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ होते हैं। तो इसका मतलब प्लांट भी रिसोर्स हुआ और एनिमल भी रिसोर्स हुए, लेकिन वो कैसे रिसोर्सेज हैं, वो बायोटिक रिसोर्सेज हैं। बायोटिक मतलब लिविंग बींग्स से जो आ रहे हैं, तो प्लांट और एनिमल्स आर लिविंग बींग्स एंड दे गिव अस वेरियस यूजफुल थिंग्स, है ना। दैट इज़ वाई दे विल बी नोन एज बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज में प्लांट्स, जिससे कि हमें बहुत सारे फल, फ्रूट, फसलें, सब खाने पीने का सामान मिलता है। एनिमल्स, उनसे भी हमें खाने पीने का सामान मिलता है, मीट मिलता है, ऑयल्स मिलते हैं जो कि कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ होते हैं, हमारी दवाइयों में भी यूज़ होते हैं। तो वी कैन से दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द बायोटिक रिसोर्सेज, ठीक है। अब एबायोटिक रिसोर्सेज में क्या होते हैं, ऐसी कोई चीज़ें जो कि नॉन लिविंग बींग्स हैं। नॉन लिविंग क्या होते हैं, जैसे कि लैंड, एयर, मिनरल्स। लैंड, एयर, मिनरल्स, इसमें क्या आएगा, मैं इधर ये थोड़ा सा लिख देती हूँ। बायोटिक में हमने क्या देखा, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। और एबायोटिक में हम क्या देखेंगे, जैसे कि लैंड हुआ, ठीक है, रिवर्स हुई,
वाटर कह सकते हैं हम इसको, लैंड, वाटर, एयर, मिनरल्स, रॉक्स एटसेट्रा, ठीक है ना। लैंड क्या एक रिसोर्स है, ऑब्वियसली जितनी भी हम खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, घर बनाते हैं, इतना सारा कुछ आप देखते हो अपने आसपास, वो लैंड पर ही हो सकता है, हवा में तो हर चीज़ नहीं हो सकती। तो लैंड इज़ अ रिसोर्स, इट इज़ अ एबायोटिक रिसोर्स। वाटर से भी हम, वाटर तो जल ही जीवन है, ठीक है। तो क्या वाटर से तो हमारे को बहुत कुछ मिलता है, बिजली भी इसी से बनती है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि वाटर इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स। एयर, ऑब्वियसली एयर इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स। मिनरल्स, जो हमारे लिथोस्फीयर में हमने पढ़ा था मिनरल्स, इस आप लास्ट ईयर पढ़ा होगा, तो हमारे अर्थ में मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। मिनरल्स से हमारे को बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें होती हैं, हम मिनरल्स का हर जगह यूज़ करते हैं, दवाइयाँ बनाओ तो कुछ भी चीज़ें, बहुत सारे न्यूमरस इसके यूजेस हैं। अभी आप जैसे जैसे बड़े होगे, साइंस पढ़ोगे, तब आप देखोगे केमिस्ट्री में कितनी चीज़ें होती हैं जो कि हमें मिनरल से मिलती हैं। तो मिनरल्स आर ऑल्सो द रिसोर्सेज। रॉक्स वगैरह भी रिसोर्सेज होते हैं, सब आगे पढ़ोगे कि कैसे ये होते हैं, ठीक है। तो अभी आप इतना समझ लो कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन मतलब है कि जहाँ से ये स्टार्ट होते हैं, जहाँ से इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ओरिजिन के बेसिस पर ये बायोटिक रिसोर्स होते हैं और एबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, लैंड, वाटर, एयर, मिनरल, रॉक्स एटसेट्रा। तो ये हो गए दो। अब नेक्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिन्यूएबिलिटी, थर्ड। रिन्यूएबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ को रिन्यू करना, उसको वापस से बनाना, वो कितनी जल्दी रिप्लेनिश हो सकता है, कितनी जल्दी वो रिन्यू हो सकता है। तो थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिन्यूएबिलिटी, RENEWABILITY, रिन्यूएबिलिटी का मतलब वापस से इसको रिन्यू किया जा सकता हो। तो इसके बाद इसमें भी दो टाइप के होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। अब कुछ चीज़ें रिन्यूएबल होती हैं, कुछ चीज़ें रिन्यूएबल नहीं होती हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कौन कौन से आते हैं? सोलर एनर्जी आ जाएगा, विंड एनर्जी आ जाएगा, ये कभी ख़त्म नहीं होनी इनको, ठीक है, जितना मर्जी यूज़ करते जाओ, ये रिन्यूएबल होती हैं, रोज़ रोज़ आ जाती हैं। सूरज निकला, गर्मी आ गई, रोशनी आ गई, हवा चली तो हवा तो है ही है हमेशा, वो तो कभी ख़त्म होती ही नहीं है। तो एयर, वाटर, सोलर एनर्जी किसे कहते हैं? जो सन की एनर्जी होती है उसे सोलर एनर्जी कहते हैं। वाटर, विंड एनर्जी, जो विंड होती है, एयर होती है, उसकी एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती। तो इसमें क्या आ जाएंगे? सोलर एनर्जी, ठीक है ना, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जो लहरें होती हैं, जो पानी को हम कह सकते हैं ना, तो विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यूज़फुल पानी कम है, जो यूजेबल है, मतलब जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं, वो पानी तो हमारी धरती पर लिमिटेड है। अदरवाइज 70% ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड बाय वाटर। तो हम ये कह सकते हैं कि टाइडल एनर्जी, जो लहरें होती हैं उनसे भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उनके भी अलग अलग यूज़ किए जाते हैं। तो उससे वो एनर्जी, विंड की एनर्जी और सोलर एनर्जी, दे आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाले, ठीक है, ये रोज़ रोज़ बनते रहते हैं, रोज़ रोज़ रिन्यू होते रहते हैं। बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या है? अच्छा, जो कंज्यूमेबल वाटर है ना, वो एक तरीके से नॉन रिन्यूएबल में डालेंगे, क्यों? क्योंकि भाई उसको अगर आप कंटेमिनेट कर दिया तो उसकी कमी हो जाएगी, और उसको वापस फिर अच्छे से पाना, उसको वापस गेन करना इतना आसान नहीं है। पेड़ काट रहे हैं, पेड़ काटेंगे, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो बारिश कम हो रही है, बारिश से जो पानी आता है वही तो हम ड्रिंकेबल होता है, वही तो हम पी सकते हैं, उसको हम वेरियस यूजेस में यूज़ करते हैं। अब ओशियंस में जो पानी भरा है नमक का, उसको तो हम यूज़ नहीं करते,
ठीक है। तो टाइडल वाटर एक अलग चीज़ है, टाइडल एनर्जी एक अलग चीज़ है, लेकिन वो रिन्यूएबल रिसोर्स है। बट अगर हम कंज्यूमेबल वाटर की बात करें तो इट इज़ नॉट अ रिन्यूएबल रिसोर्स कि आप उसको कंटेमिनेट कर दो। इसीलिए कहते हैं पानी को बहुत तरीके से यूज़ करना पड़ता है, लिमिट में यूज़ करना पड़ता है। इसके अलावा कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सब क्या है, ये दीज ऑल आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ठीक। तो दीज आर नॉन रिन्यूएबल, मतलब ये बार बार नहीं बनते हैं इतनी आसानी से। आपको पता है कोल पेट्रोलियम कैसे बनते हैं और इनको बनने में कितने टाइम लगता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि अभी अगर हमारी धरती में कोल है, पेट्रोलियम है, पेट्रोल है, पेट्रोलियम से ही पेट्रोल बनाया जाता है, तो पेट्रोल है या पेट्रोलियम है तो इसको फालतू वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर इसको फालतू वेस्ट करोगे तो सारी फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी एक कोरोना ने सब कुछ बंद कराया तो पता चला कैसा होता है बंद होना। इसी तरीके से अगर ये पेट्रोलियम ख़त्म हो गया, कोल ख़त्म हो गया, तो भी ऐसी ही कुछ हालत होने वाली, इससे भी बुरी, ठीक है। अब आप सुनोगे कोल और पेट्रोल कैसे बनता, कैसे है, आपको मालूम है इसको बनने में हज़ारों साल लगते हैं, ये इतना आसान नहीं है बनना। जब कोई धरती पर कोई पेड़ पौधे, जीव जंतु, एनिमल, प्लांट्स जब मर जाते हैं तो फिर वो वहाँ पर बरी हो जाते हैं। मतलब आपको कैसे समझाऊँ, आपने हिस्ट्री में कभी पढ़ा है अर्ली मैन हुआ करता था। अर्ली मैन के ज़माने में जब वो लोग मरे होंगे, ठीक है, कितने हज़ारों साल पहले की कहानी है ये, तो वो लोग जब मरे होंगे उस वक्त के पेड़ पौधे सब खराब हो गए होंगे, उसके बाद उस वक्त के जो जानवर होंगे वो भी मर गए होंगे। जब मरने के बाद वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए, हाँ, ख़त्म हो गया वो सब कुछ। उसके बाद हुआ क्या, हवाएं चली, बारिश आती रही, सालों गुजरते गए, मतलब 100 ऑफ ईयर्स, 1000 ऑफ ईयर्स गुजरते गए। तो क्या होता है, उस वक्त जो चीज़ें धरती के अंदर दब गई थी, जो एनिमल्स, जो प्लांट्स, जो ह्यूमन बींग, जो सब कुछ वहाँ पर मर के ख़त्म हो गए थे, उनके ऊपर हवा चलती रही, उनके ऊपर बारिश होती रही, तो क्या हुआ, उनके ऊपर बहुत सारी लेयर बनती गई सॉइल की, बनती गई सॉइल की लेयर। अब उस लेयर से बनने के बाद क्या हुआ, उस लेयर का प्रेशर पड़ा उनके ऊपर, जो डेड चीज़ें पड़ी थी नीचे उनके ऊपर प्रेशर पड़ा। अब जब वो प्रेशर पड़ता है और अंदर अर्थ में क्या होता है, हीट भी बहुत होती है, तो बहुत टेम्परेचर अंदर, ऊपर से इतना प्रेशर, तो वो जो मरी हुई चीज़ें थी, जो डेड चीज़ें थी, वो धीरे धीरे कोल और पेट्रोल में बदल जाती हैं। अब वो कैसे बदल जाती हैं, कैसे नहीं बदल जाती हैं, वो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आप बस इतना समझ लो कि जो हज़ारों साल पहले जो जीव जंतु, जो पेड़ पौधे, जो इंसान मर मुर गए थे, वो धरती में दब गए और फिर हज़ारों साल तक उनके ऊपर हवा के कारण, बारिश के कारण जो लेयर्स इकट्ठी होती गई, धूल मिट्टी की, रॉक्स बन गए, पहाड़ बन गए, उनका प्रेशर पड़ता रहा और अंदर बहुत टेम्परेचर होता है अर्थ के अंदर, तो वो टेम्परेचर भी बहुत हाई था, तो पता नहीं क्या जादू हुआ और वो सब के सब क्या बन गए, कोल एंड पेट्रोल बन गए, है ना। तो अब इसको बनने में लगते हैं 1000 ऑफ ईयर्स, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि ये रोज़ रोज़ नहीं बनता, दैट इज़ वाई दे आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और इसीलिए इनको बहुत लिमिट में और बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए, ठीक है। ओके, अभी एक लास्ट और है छोटा सा, वो और बता देती हूँ मैं आपको, फिर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कल पढ़ेंगे। लास्ट जो होता है, फोर्थ वन, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन। पूरा क्यों मिटा दिया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के कारण कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। फोर्थ वन इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर भी हम देखेंगे दो तरीके के, एक होते हैं लोकलाइज्ड, नाम से ही पता चल रहा है लोकल माल, ठीक है, और दूसरा होता है यूबिक्टुअस, यूबिक्यूटस, यूबिक, UBIQ UITOUS, यूबिक्यूटस, ठीक है। यूबिक्यूटस मतलब होता है एवरीवेयर, जो हर जगह पाए जाते हैं, और ये होता है पर्टिकुलर एरिया। फॉर एग्जाम्पल,
जो कोल है, पेट्रोल है, ये सब हर जगह नहीं मिलता, ठीक है ना, एक्सेट्रा। लेकिन हर जगह मिलने वाला क्या है? एयर, वाटर, सनलाइट, सिंपल। तो आप समझ लो कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन के कारण कुछ कुछ तो लोकलाइज्ड रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि पेट्रोल, कोल, ये कहीं मिलते हैं, कहीं नहीं मिलते। लेकिन कुछ होते हैं यूबिक्यूटस, जिनको कि जो हर जगह मिलते हैं, और जैसे एग्जांपल में एयर, वाटर, सनलाइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज। आपके कोर्स में अभी इतना ही है। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, उनको 4 तरीके से क्लासीफाई किया गया है, 4 तरीके से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, कि वो हम अभी यूज़ कर रहे हैं कि फ्यूचर में यूज़ करेंगे। तो हम जो अभी यूज़ कर रहे हैं, विच वी यूज़ एट प्रेजेंट, दे आर एक्चुअल रिसोर्सेज, एंड दोज विच वी विल यूज़ इन फ्यूचर, दे आर पोटेंशियल रिसोर्सेज। Second was on the basis of their origin, biotic, abiotic. Biotic मतलब which are from living beings. तो plants and animals are the biotic resources, ठीक है। But land, water, air, minerals, these all are abiotic resources, ठीक। नेक्स्ट था on the basis of their renewability, कि वो जल्दी से जल्दी बनते हैं, renew हो पाते हैं कि नहीं। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, दे आर ऑफ 2 टाइप्स, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में एयर, वाटर, मतलब जैसे अपना टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, दीज एनर्जीज आर वी गेट एवरी डे, ओके। तो दीज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। बट कोल, पेट्रोलियम, natural gas, they cannot renew again and again easily, they take thousands of years to reform, so they are non renewable resources. Fourth one is on the basis of their distribution, localized and ubiquitous. So localized means in the particular area the resources are found, like coal, petrol, these are not found everywhere, they are found in particular area, and these are found in everywhere, air, water, sunlight, fine. So on the basis of these 4 different classification, natural resources are complete. अब हम कल हम पढ़ेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो वापस ध्यान दो, जो भी मैंने पढ़ाया है उसको वापस से रीड करना बुक के अंदर, तभी आपको ठीक से समझ आएगा। गेटिंग? सो अप टू दैट टाइम टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टे हैप्पी।